जब तक न्यू ट्रेंड में नहीं रहेंगे, उसमें ध्यान नहीं देंगे, हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। क्रिप्टो की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपके पास 2000 है, आप 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 500 है 500 कर सकते हो। लेकिन अपने स्टॉक मार्केट की तरह वहां भी कचरा भरा पड़ा है। मैं आपसे आपकी 3 फेवरेट बुक जानना चाहती हूँ, प्लीज़ बताइए। मैडम देखो, बुक्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि जो बुक्स में लिखा है अगर वही सत्य होता तो 93% लोग लॉस में थोड़ी होते। तो आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हो, ऑप्शन बाइंग नहीं, ऐसा क्यों? लोगों को ऑप्शन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, ऑप्शन की वर्किंग नहीं पता है। लोग क्या करते हैं जनरली, जो लॉस लेते हैं, और मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि 100 रुपये की कोई ऑप्शन है, मैं नहीं खरीदूंगा उसे। जब वो 200 आ जाएगी तब मैं सोचूंगा यार इसमें घुसो, तब तक वो अपना मोमेंटम लूज कर चुकी है। जिसके पास ज़्यादातर हमारे पास सिर्फ लैपटॉप और फ़ोन होता है, तो जिसके पास सिर्फ लैपटॉप फ़ोन है वो कैसे एक स्ट्रैटेजी? लोगों को पका पकाया चाहिए, और वो पका पकाए के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। इतनी आसान स्ट्रेटजीज हैं सारंग, कि यदि कोई आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करे, ही कैन मेक मनी। नमस्ते। जब भी हम स्क्रीन पे माइनस में 50,000 तो छोड़ो 5,000 भी देख लेते हैं ना, दिल की धड़कनें धक धक होने लग जाती है। पर आज मैं आपके लिए ऐसे ट्रेडर लेके आई हूँ जिन्होंने 5 करोड़ तक का लॉस देखा है, और वहाँ से रिकवरी लेना और आज इस पोजीशन पे रहना आसान बात नहीं है। क्या क्या उन्होंने झेला होगा, क्या क्या सीखा होगा, वो सारी लर्निंग आज उनसे लेंगे। देखेंगे कि कैसे लॉस में माइंडसेट को चेंज करके प्रॉफिट में आना है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सबको इतना कुछ सिखाया है। दीपक जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार सारंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो दोस्तों देखिए क्या है, लॉस और प्रॉफिट तो इस काम का एक इनहेरिट क्वालिटी है। लॉस आएगा, लॉस से डरना नहीं है। लेकिन जो गलती मैंने की है, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ताकि वो गलती आप लोग ना करें। क्योंकि दोस्तों लॉस को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वी आर नॉट द वंस हु आर रनिंग द मार्केट। मार्केट कोई और चला रहा है, मार्केट पब्लिक चला रही है, मार्केट रिटेल चला रहा है, मार्केट HNIs चला रही है, मार्केट DII FII चला रही है। हम उनके साथ लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका फंड वॉल्यूम इतना बड़ा है, यानी कि वो कितने हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ से करते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कितने पैसे डाल सकते हैं। हमारी सीमा है कि हम 10 लाख 20 लाख 5 लाख 1 करोड़ वॉट एवर, जिससे भी लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट आपको क्या देगा ये तो हमें पता ही नहीं है। हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, वो 110 जाएगी, 120 जाएगी, 500 जाएगी, 1000 जाएगी, ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ क्या पता है कि हमें 10 रुपये इससे पे नहीं जाना। हमें क्या मार्केट को देना है वो हमें पता होना चाहिए, मार्केट हमें क्या देगी ये किसी को नहीं पता। बहुत सही कहा सर आपने। सर मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मेरे पर्सनली अगर लॉस ज़्यादा होता है तो नहीं झेला जाता। आपने क्या माइंडसेट था आपका जब आप इतने ज़्यादा लॉस में थे, जब आप सबसे अपने डाउन पे थे? क्या सोच रहे थे उस दिन, और कैसे इतनी हिम्मत आई कि भाई यहीं से ही लेना है और यहीं पे ही आगे बढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे लोग उस पॉइंट पे बस गिव अप कर जाते हैं। देखिए सारंग, इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा एफर्ट मेरी वाइफ ने किया। जो पूजा है आप सब लोग शायद जानते ही हैं, वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आती रहती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो सब लोगों को ध्यान रखने हैं। पहला, कुछ भी हो जाए स्टेट ऑफ माइंड ख़राब नहीं करनी। मैं डिप्रेशन तक चला गया था, हॉस्पिटल तक चला गया था। आपको कभी भी अपनी कैपिटल का 1%, 1.5%, 2% से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं लेना। यानी आप अगर 1 लाख से कर रहे हैं और आपने 20,000 लगाए हैं एक ट्रेड में, चाहे ऑप्शन बाय करा, सेल करा, मैं इस पे नहीं जाता, फ्यूचर बाय करा, वॉट एवर यू आर डूइंग, हम इस पे चर्चा नहीं करते। हमें ये पता होना चाहिए, एक हमें बहुत छोटा लॉस लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है। नहीं समझ में आता 1:2 कर लो। नहीं समझ में आता तो ये अपने दिमाग में डाल लो कि भैया 50 पॉइंट कमाऊंगा, 50 पॉइंट ही दूंगा। अगर इससे कहीं मैं गलत हूँ तो इसका मतलब मैं आई एम नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग। दिस इज़ वन। सेकेंड, ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी।
ऑप्शन बाइंग इज हाईली लेवरेज्ड गेम। हम क्या कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। सारंग, आप तो खैर जानती हैं, मैं ऑडियंस के लिए बताता हूँ। आपने एक बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदा, अब उस फ्यूचर की वैल्यू 20 लाख रुपए है टोटल, यानी कि जितने का अभी 55,000 60,000 जो भी चल रहा है, 55,000 का मान लीजिए वो है, और 35 का लॉट है, तो वो 19,60,000 या कुछ बैठता है, या मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, मैं मान लेता हूँ 20 लाख है। तो हम 20 लाख की बैंक निफ्टी पहले ही 2.5 लाख रुपए दे के ले रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी 10x लेवरेज पे काम कर रहे हैं। राइट। अब कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, इसमें एक पुट खरीद लेते हैं और उस पैसे को भी कम कर लेते हैं। अब आपने मान लो डाले 1 लाख रुपए, आपने 20 लाख का माल खरीदा, यानी कि अगर वो केवल 2-3-5% हिला तो आपका तो सुपड़ा साफ। यही काम हमारा ऑप्शन में होता है। हम ऑप्शन क्या करते हैं, 500 का है तो हम सोचते हैं हमारी तो 15,000 ही लागत आई। इसीलिए लोग ऑप्शन में लॉस कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे दे आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन पोजीशन साइजिंग। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, प्रॉफिट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम लोग उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल करना। यदि हम हर लेवल पे अपने लॉस को मिटिगेट करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, या एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमने अपने लॉस को ज़ीरो कर दिया। अब लोग पूछेंगे लॉस को ज़ीरो कैसे करते हैं, तो लॉस को ज़ीरो करने का तरीका ये होता है कि वंस आवर ट्रेड इज़ इन प्रॉफिट, हम अपने एसएल को ट्रेल करते रहें और एक पॉइंट पे जाके ऐसे पे ले आएँ कि या तो हमें ये 5-10-20 पॉइंट देगा या हमारा एट दी कॉस्ट कटेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, मुश्किल है। सेकेंडली, लोगों को अंदर एक ये है कि मैं तो यार 10 लाख के लॉस में हूँ, 5 लाख के लॉस में हूँ, 2 लाख के लॉस में हूँ और मुझे पूरा करना है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लॉस जो है आपका वो होता है जैसे सबमर्सिबल पंप होता है ना, एकदम टंकी भर देता है, और एक होता है म्यूनिसिपैलिटी का नल जिसमें बूंद बूंद करके बाल्टी भरती है। तो अपने को बूंद बूंद करके पैसा लेना है, और जो चला गया वो तो सबमर्सिबल के प्रेशर से चला गया, वो उतना तेजी से आ नहीं सकता। तो अपने को बूंद बूंद करके अब सागर बनाना है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, बूंद बूंद करके सागर में भी मेरा एक थॉट प्रोसेस है जो मैं शेयर कर देता हूँ। आप मान लीजिए रोज के 20 पॉइंट खाने के लिए एक्सपर्टीज आपने डेवलप कर ली, तो पहले 90 दिन आप 20 पॉइंट खाइए, दूसरे 90 दिन आप जो है उस क्वांटिटी को डबल कर दीजिए, लेकिन खाइए 20 ही पॉइंट। तीसरे 90 दिन 3 लॉट में करिए, यानी आपने अपना माइंड जो है इतना फ्रेम कर लिया कि अब 90 दिन में आपको सब पता लग गया कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। 90 दिन की परफॉर्मेंस आ गई ना आपके पास, ओ सॉरी 9 महीने की परफॉर्मेंस आ गई ना आपके पास, यानी कि अब आप तैयार हो गए बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए भी। अब 9 महीने बाद आप बड़ी क्वांटिटी डालिए, लेकिन खाइए 20 ही पॉइंट। आप क्यों 100 पॉइंट 200 पॉइंट खाना चाहते हैं? आप तो 20 पॉइंट की एक्सपर्टीज लाइए अपने अंदर, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करिए ना। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, जब मैं भी बेवकूफ़ ट्रेडर था, लॉस मेकिंग ट्रेडर था, तो मैं क्या करता था, अपने लिए गोल सेट कर लेता था कि आज मैं 1 लाख रुपए कमा के रहूँगा, और वो 70-80 हज़ार मिलते थे, मैं काटता नहीं था। अरे 70-80 हज़ार कम होते हैं क्या? 100 दिन 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए इकट्ठे करो तो भाई 1 करोड़ बन गया। कहने को देखो कितना छोटा लगता है कि मेरा लॉस तो 50 लाख का है, मेरा लॉस तो 25 लाख का है, मेरा लॉस तो 1 करोड़ का है, मेरा लॉस तो 5 करोड़ का है। लेकिन 1 लाख रुपए कमाना या 50,000 रुपये कमाना 200 दिन में मेरा 1 करोड़ बन गया। It is not very difficult to make big money, but we have to take baby steps. इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग भी होता है उसमें। कंपाउंडिंग आप मत करो जी, आप तो सिंपल सी बात है, मेरे को अपना ये देखना ही नहीं कि मेरे लेजर में कितना पैसा है। मैं तो 1 पैसा लेके आया था, मेरे को अपनी एक्सपर्टीज 20, 30, 50 पॉइंट रोज की निकालनी है। बहुत बड़ा मार्केट आपको खाने नहीं देगा, 20, 30, 50 पॉइंट ये आपको रोज देता रहेगा। आप समझो ये समुद्र है, इसमें से 1 जग या 1 लोटा पानी में रोज निकालूं, बहुत बढ़िया से निकाल लूँगा मैं। बाद में मैं 1 लोटे को 2 लोटा कर दूं, 3 कर दूं, 5 कर दूं, लेकिन मैं इतना बड़ा ड्राम लेके जाऊंगा ना कि भैया मैं इसमें से, तो मैं ही डूब जाऊंगा, क्योंकि वो उसके पास इतना पैसा है कि मेरी तो उसके आगे कोई वो ही नहीं है ना। सर मुझे ये बताइए कि ना, एक बार लॉस हो गया आपका और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब एक बंदा जिसका लॉस हो रखा है, उसकी तो सारी कैपिटल चली गई है, ठीक है, तो उसको क्या, किस बेसिस पे जज करना चाहिए कि भई अब वो रुक जाए या फिर वो कमा सकता है? क्या क्या बेस है?
देखिए, जिस व्यक्ति की पूरी कैपिटल या एक मेजर पोर्शन ऑफ कैपिटल निकल गया है, हाँ उसको सिंपल एक चीज़ करनी है, वो 10-20-50 हज़ार लाख लेके आएगा, वो मार्केट में नहीं कमा पाएगा। हाँ मैं कहता हूँ चाहे आप कुछ भी करें, एक लॉट बैंक निफ्टी का एक्सचेंज ने बोला है 2.5 लाख रुपया का मार्जिन है, हाँ जी और ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि भाई मैंने जहाँ लिया वहीं से ही ऊपर और मैंने जहाँ बेचा वहीं से ही नीचे। हाँ जी ये तो मैं नहीं मान सकता, आई एम नॉट सो परफेक्ट। और मैं मान के चलता हूँ ये लोग भी परफेक्ट नहीं होंगे जो हमारा ऑडियंस ये सुन रहा है। तो भाई साहब आप मान के चलो कि 2-3 हज़ार पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। राइट भाई आप जब तक देखो आप नेगेटिव कैलकुलेट करके नहीं चलोगे, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास कम पूंजी है, एफडी कर दीजिए, स्टॉक्स में काम कर लीजिए, जो अच्छे स्टॉक हैं उन्हें बाय कर लीजिए, जब उसमें मुनाफा आ जाए निकल जाइए। लेकिन लोगों को चाहिए किक, लोगों को चाहिए थ्रिल, लोगों को चाहिए इमीडिएट पैसा, क्योंकि लोग यहाँ इन्वेस्टिंग और बिजनेस नहीं कर रहे, यहाँ जुआ खेलने आते हैं, और ये चीज़ लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। टिल द टाइम दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि मैं तो भाई, क्योंकि आप एजुकेटेड तो है ही नहीं, आपने कोई एजुकेशन ली ट्रेडिंग के लिए नहीं, तो आप अनएजुकेटेड वे में क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से, तो उस लगने में आप बर्बाद हो गए हो अब तक। राइट या आपने टिप्स ले ली, या आपने टीवी को सुन लिया, या आपने कुछ कर लिया। तो भाई इसका बेस्ट तरीका है, 10% मार्केट कभी भी फॉल हो सकता है। हाँ जी अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आप काम मत करिए। मेरा सिंपल सीधा कहना है लोगों को। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, पोजीशन साइजिंग समझनी पड़ेगी। या 2 लाख रुपए लेके आते हैं, 5-5 फ्यूचर में काम कर लेते हैं, तो भाई वो तो मरना ही है, कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डाइंग अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 20 लाख का सौदा खरीद रहे हो आप कोई 10-20 हज़ार का नहीं खरीद रहे। तो 20 लाख वाला तो अगर 1% 2% मूव हुआ तो आपका तो सुपड़ा साफ हो जाता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पोजीशन साइजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अगर हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो लॉस होते ही रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप बने रहिए, हम सर से ज़रूर जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है। देखते रहिएगा एंड तक। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि सारंग जी बहुत अच्छी एक इंसान है, ये आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए इनोवेशन भी लाती रहती हैं। कृपया करके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। सर अब मुझे ये बताइए कि इसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग लॉस बनाते हैं, ठीक है, 93%। अब मैं एक डेटा पढ़ रही थी, ठीक है, जितने भी 93% लोग जो लॉस बनाते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो उनका लॉस है ना, वो ब्रोकरेज और टैक्सेस में चला जाता है। तो अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं कम कर दी जाए, ठीक है, टैक्सेस कम कर दिए जाए और हमारी ब्रोकरेज कम कर दी जाए, तो ये 93% का जो आंकड़ा है वो क्या कम आ सकता है? देखिए सारंग जी, मेरा कहना ये है कि मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाता हूँ। मैं गाड़ी लेके निकला, ठीक है, एक ट्रक भी आएगा, कार भी चलेगी मेरे आगे, स्कूटर भी है, मुझे ना अपने आप को एक्सीडेंट से खुद बचाना है। मैं ये कहूँ कि ट्रक वाला सही नहीं चला रहा था, मेरी गाड़ी घुस गई, स्कूटर आगे आ गया, अरे भाई ये तो सब होएंगे ही। टैक्सेस इज़ ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग सिस्टम, एक सोसाइटी समाज ने बनाया है, मैं कमाऊंगा तो मुझे टैक्स देना है। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं नहीं कमा पा रहा। ये तो मुझे इसलिए दिख रहा है कि मैं 5 लाख लेके आया था और वो मेरे 5 पूरे ख़त्म हो गए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ब्रोकर ने 1 लाख कमाया, सरकार को 1 लाख का टैक्स मिला। अरे ये तो दिस इज मतलब शेयर नॉनसेंस। दीज आर वॉट यू थिंक। मेरा मानना ये है, मैं एक बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं अपनी गलती को ओनस करता हूँ, यानी कि मैं खुद पे लेता हूँ कि मेरी गलती की सज़ा मैं ये कहूँ कि यार ये तो ऐसा इसने कह दिया तो हो गया, उसने आके यहाँ बंदूक रख दी थी, नहीं ना। ये तो सबको पता है कि आप 100 रुपये कमाएंगी तो सरकार को 30 रुपया देना है, इसमें कौन सी नई बात है।
इनकम टैक्स लगेगा, ये आपको पता है ना। आज आप 1 लाख मान लीजिए कमाती हैं तो सरकार 30,000 लेगी ही लेगी। अगर मैं 30 ही कमाऊंगा तो सरकार कुछ नहीं लेगी। तो ये कोई मैडम अपने लिए एक एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि अपन का 5 लाख का लॉस है तो उसमें से सरकार ने इतना कमाया, ब्रोकर ने इतना कमाया, हमने इतना दिया। अरे नहीं भाई, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। जो लोग इस लॉजिक पे काम करते हैं वो क्या है, अपनी गलतियों को, अपना गलती का वो कहते हैं ना पिटारा किसी और के सिर पे फोड़ना चाहते हैं। राइट। यू आर नॉट एजुकेटेड, यू डोंट हैव द स्किल सेट टू ट्रेड, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। अगर आप यही प्रॉफिट में होते तो आप गिनते कि गवर्नमेंट ने कितना लिया, ब्रोकर ने कितना लिया। नहीं। क्यों? ब्रोकर तो अपनी सर्विस पूरी दे रहा है, सरकार से जो टैक्स है वो देना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक रिफॉर्म लाइए, लड़िए गवर्नमेंट से कि भाई तुमने इतना टैक्स क्यों लिया। ये मैडम मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर जॉब इन ए वेरी गुड वे। और मैं सबसे ये कहता हूँ, और मैं खुद भी, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, अपनी रील्स में बोलता हूँ, टैक्स एक ज़रूरी कंपोनेंट है, सबको देना चाहिए। आप कमाएंगे तो आप टैक्स दे रहे हैं। देश में तो आपको चाहिए कि हम अमेरिका बन जाएं, फलाने बन जाएं, ढिमकाने बन जाएं। व्हेन यू टॉक अबाउट आवर कंट्री तो सर्विस तो वैसी चाहिए। पैसा आप देना चाहते हैं किसी गरीब कंट्री की तरह सरकार को, तो सरकार के अपने पैसे खुद लाएगी और लगाएगी। आप बताइए। सो यू हैव टू पे टैक्सेस। और मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ जो लोग ये कहते हैं कि टैक्स की वजह से मैं नहीं कमा पाया। अरे नहीं भाई साहब, आप अपने स्किल सेट की वजह से नहीं कमा पाए। सरकार ने 100% तो नहीं ले लिया। अगर आप 5 लाख का ट्रेड कर रहे हैं एक दिन में, आप सोच के देखिए, 5 लाख की आपने खरीदी करी, 5 लाख की बेची करी, एक दिन में 10 लाख की टर्नओवर है। सरकार ने क्या लिया है, ब्रोकर ने क्या लिया, 1000 रुपये। इससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा ब्रोकर। तो फिर आप कहाँ गलती में हैं? अब ये तो आप बार बार एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, अनस्किलफुल ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, तो आपको वो खर्चा पिंच कर रहा है। जो प्रॉफिट में है उसे तो नहीं पिंच कर रहा। सो दिस इज द थिंग। मतलब अगर आप अपने स्किल सेट के साथ ढंग से ट्रेडिंग करते हैं और उस चीज़ को पहले से ही पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं कि ये चीज़ तो जानी ही है और मुझे मैडम आपके रखना पास ही है। विकल्प क्या है? आप चलो, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ एज ए कॉन्ट्रेरियन, कि आप मुझे बताओ कि कोई हमारे पास ऐसा तरीका है कि हम टैक्सेस को बचा सकें? नहीं। आपकी जानकारी में है तो कोई बात नहीं, पॉडकास्ट में मैं थोड़ी देर ऐसा दायित्व ले लेता हूँ एज ए पॉडकास्टर, और आप ऑडियंस की तरह बताइए, बड़ा मजा आएगा लोगों को। देखिए अल्टीमेटली इस पॉडकास्ट का गोल है लोगों को जानकारी देना। अगर आपके पास कोई है तो आप दीजिए, मैं उसमें आई एम वेलकम योर सजेशन। नहीं, मैं जो करती हूँ वो मैं करती हूँ कि लिमिटेड ट्रेड्स। ज़्यादा जो ये चीज़ें जाती हैं, टैक्स जाता है, ब्रोकरेज जाती है, तभी जाती है जब बहुत ज़्यादा ट्रेड्स आप डालते हो। देखिए सारंग जी, मेरा सीधा सा कहना ये है, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप एक कैलकुलेशन करिए, और मैं देखिए आपको बताता हूँ, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ अपना, आप भी उठा लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ 50 पॉइंट के लिए रोज काम करना है। राइट। 50 गुणा 22, 1100 पॉइंट हो गए। मैं कहता हूँ इसमें आपके 30% लॉसेस भी कट गए। भैया हर आदमी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 30% लॉस भी देगा, मैं भी देता हूँ। तो मेरे मान लीजिए 700 पॉइंट हो गए। 700 गुणा 35 कर लीजिए, 24,500 होता है। 2.5 लाख रुपए एक फ्यूचर के लगते हैं। ठीक है, 24,500 भाग 2.5 लाख, परसेंट 9.8% है मैडम, ये 10% ऑलमोस्ट, 10%। कैन यू इमेजिन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? बहुत बड़ा नंबर। राइट। आपको 24,000 रुपये कम लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर टैक्स, वो लॉसेस का बर्डन आप लेके चल रहे हैं। राइट। लेकिन आप ये सोचिए, आप पूरे साल बाजार एफडी करते हैं बैंक में, आपको मिलता है 5%, 4.5%। मम्मी पापा के बुजुर्गों के नाम से कर दी, जो सीनियर सिटीजन है तो आधा % ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि वेयर वी आर हेडिंग। 10%, अगर इसमें से 3%, 4% का खर्चा भी है तो 6% मैडम कम होता है पैसा। आपके पास
अगर स्किल है 5% 6% कमाने की तो मल्टीप्लाई करिए ना लॉट्स। तो सर ये जो आप बार बार एक वर्ड आ रहा है स्किल स्किल, ये क्या स्किल है, क्या आप प्लीज़ डिफाइन कर सकते हैं? सीखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, सीखना पड़ेगा। एक टीचर है वो भी पहले ग्रेजुएशन करती है, जो स्कूल की टीचरों की बात कर रहा हूँ मैं मैडम, वो स्कूल की कोई भी टीचर है वो पहले ग्रेजुएशन करती है, फिर उसके बाद बीएड करती है। बीएड करने के बाद भी उसे नौकरी जो मिलती है ना मैडम, वो एज ए ट्रेनर मिलती है किसी स्कूल में। राइट। कितने पैसे की? 10-12 हज़ार की। उसे प्रॉपर पे स्केल पे पहुंचते पहुंचते 1-2 साल लगते हैं, तब वो जाके कहीं टीचर बनती है, यानी कि 5 साल लगते हैं उसे उस लेवल पे आने के। वो कितना कमाती है? अगर टीचर भी बन गई, गवर्नमेंट का स्केल भी मिल गया, तो लाख रुपए मुश्किल से कमाती है वो। राइट। ड्यूटी कितनी भारी है, सुबह 5 बजे घर में उठती है क्योंकि अपने बच्चों को भेजती है, फिर स्कूल जाती है, 4 बजे तक घर आती है, 3 बजे तो सारे स्कूल चल रहे हैं, 4 बजे घर आती है, उसके बाद 1-2 घंटे आराम करके फिर भी वो स्कूल का ही काम करती रहती है, 9 बजे तक की टीचरी है। डॉक्टर, आज एक बच्चा अत्यंत मेहनत करता है, 50 तरीके के एग्ज़ाम देता है तो वो किसी कॉलेज में सिलेक्ट होता है, वहाँ पे 5 साल की MBBS करता है जिसकी कोई वक़्त नहीं है आज के टाइम में, फिर वहाँ पे वो किसी डॉक्टर के अंडर लगता है 1-2 साल, उसके बाद रेजिडेंटशिप में MD करता है, यानी कि उसने 5 साल MBBS, 1-8 साल प्रैक्टिस, 2 साल या 3 साल में अपनी MD पूरी करी, 2 साल जनरली में कर लेते हैं चलो, तो कितने हो गए? 8 साल। 8 साल के बाद यदि वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए और आप या मैं या हमारा बच्चा या कोई भी बीमार हो या हमारे पेरेंट्स बीमार हों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना है। 2-3-5 साल वाले एक्सपीरियंस डॉक्टर को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। राइट। हम किस पे जाते हैं? इसका 10 साल, यानी कि 18 साल, 8 से 10 साल उसने बनने में लगाए डॉक्टर, और 8 से 10 साल का उसका एक्सपीरियंस, तब हम उसके पास जाते हैं और 500-1000 रुपये उसे दे के आते हैं। आप किसी भी डॉक्टर को दे दो, डॉक्टर जाते ही तो आपसे 1 लाख रुपए नहीं मांग लेता, वो 1500 ही लेता है OPD में, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब क्या है? छोटा पैसा कलेक्टिवली बड़ा बन जाता है, बड़ा नहीं आता एक साथ। ये माइंडसेट चेंज करना तो पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही आप इंजीनियर ले लिए, 5 साल की इंजीनियरिंग है, मैं समझता हूँ अभी मैंने एक मैडम अपने यहाँ एक अपने असिस्टेंट के लिए एक इंटरव्यू कॉल कर दी थी। मैडम मेरे यहाँ MBA जो बेकार घूम रहे हैं वो आ गए, अब MBA वाला लड़का भी बेकार घूम रहा है, इंजीनियर भी इंजीनियर तो इतने ज़्यादा बेचारे बेकार घूम रहे हैं कि उनके पास काम ही नहीं है। क्यों? इंजीनियरिंग करके भी उन्हें 18-20 हज़ार की सैलरी मिल रही है, और एक अनपढ़ जो क्लर्क है या जो ऑफिस बॉय है, जो रनर है, उसको भी 18-20 हज़ार 25 हज़ार मिल रहे हैं। तो आप सोचिए उस बेचारे के लिए कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। राइट। राइट। ठीक है ना? सारे बच्चे इंजीनियर जो हैं वो कोई IIT से नहीं निकलते, और IIT को भी 100% प्लेसमेंट इस बार नहीं हुई है, ये भी हमने अखबार में पढ़ा है। राइट। तो मैडम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं वो ये ना सोचे कि मैं 9:15 बजे बैठा और 12 बजे तक मैं ट्रेडर बन गया। अरे भाई, जब इतने पढ़ने के बाद लोग बेकार हैं तो आपका लॉस हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपके ने इस जो आप काम कर रहे हैं इसके बारे में ना सीखा है ना पढ़ा है। और मेरे पास तो मैडम ऐसे ऐसे लोग आते हैं, करीब करीब समझिए रोज़ 10, 12, 15 लोग मिल ही जाते हैं मुझे कहीं ना कहीं। सर मैं 8 साल से कर रहा हूँ, मैं लॉस में हूँ। अरे तो भाई तुम 8 साल से कर क्यों रहे हो? तुमने अपने स्किल सेट पे, अपने सीखने पे 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए खर्च क्यों नहीं कर लिए? 3 करोड़ का तूने लॉस ले लिया, वो तुझे छोटा लग रहा है, और 1-2 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करके सीखना भारी लग रहा है। तो अब इसका तो मैडम कोई इलाज ही नहीं है ना। राइट। राइट। सो यू नीड टू, एक तराजू होना चाहिए सबके पास कि मेरे लॉस ज़्यादा महंगे हैं या मेरी एजुकेशन ज़्यादा महंगी है। राइट। मैडम मेरे को सब सक्सेसफुल तो कहते हैं, कोई ये नहीं कहता। जब मैं डिप्रेशन में आया, मैंने कम से कम जितने हिंदुस्तान में लोग ट्रेनर हैं, जितने भी, बड़े से बड़ा नाम, छोटे से छोटा नाम, किसी ने मुझसे कहा ना कोई आगरा में सक्सेसफुल ट्रेडर है, मैंने मैडम गाड़ी उठाई और मैं उस पर पहुंचा हूँ। मैंने लाखों रुपए तो अपनी लर्निंग पे खर्च करे हैं, और कई लाखों रुपए इस बात पे खर्च करे हैं कि क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? यदि आप उस वक्त अच्छी ट्रेडर होती और मेरे जहन में आता, मैं आपके पास भी आता और आपके पैर छूता कि भाई मुझे सिखा दो किसी तरीके से, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैडम एफर्ट पूछिए ना कितना है। आप रोज लॉस ले रहे हैं तो आप तो अपनी नाकामी, आप लॉस नहीं ले रहे, आप एक्चुअली अपना लक आजमा रहे हैं। आप वहाँ सट्टे की तरह जा रहे हैं कि यार आज तो मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा। आपके पास क्या स्किल सेट है?
आप स्क्रीन रीडिंग कर लेते हैं, आप चार्ट रीडिंग कर लेते हैं, आप कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हैं, आप कोई स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड करते हैं, या आप कोई सिस्टम बेस्ड ट्रेड करते हैं। ये 4-5 ही तरीके हैं ट्रेडिंग के। राइट। आप बताइए आप कौन सा करते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को हर साल कर रहे हैं और फिर भी लॉस हो रहा है तो दैट मीन्स यू हैव ऑप्टेड फॉर ए रॉन्ग सिस्टम। और उसमें फिर कैसे डेवलपमेंट बस किया आपने? दूसरा, एक और सबसे अंदर बहुत लोगों के अंदर कमी है। अगर मान लीजिए कोई आपसे सीखने आया या मेरे से सीखने आया, मैंने बताया भाई ये चार्ट को ऐसे पढ़ते हैं, वो कल सुबह ही 10 लॉट लगा देगा। अरे भाई पहले बैक टेस्ट तो करके देखो। कम से कम मैडम 10 साल का मैं कहता हूँ लोगों के पास बैक टेस्टिंग होनी चाहिए। कोई स्ट्रेटजी कर रहे हो तो 2-3 साल की होनी चाहिए। ऑप्शन का कोई काम कर रहे हो तो कम से कम पिछले 5 साल की होनी चाहिए। 2020 में विक्स थी 100 तक पहुंच गई थी, उसके बाद 80 आई, 70 आई, 60 आई, अब 12 पे चल रही है, 12 से भी कम आ गई है। तो जो ऑप्शन का बिहेवियर उस वक्त था और आज थोड़ी हो जाएगा। नहीं। उस वक्त तो मैडम आई वॉज वेरी लकी, मेरे कैसे पैसे बने मैडम। बैंक निफ्टी चल रही है, उस वक्त चला करती थी कुछ 25-26 हज़ार, या मैं समझता हूँ 17,000 तक आ गई थी। 17 से भी नीचे आ गई, 17,000 आ गई थी। और 2-3 दिन में 20-22 का लेवल उसने भाग के एकदम से पूरा कर लिया था। मैडम 20,000 बैंक निफ्टी चल रही है, इसका स्ट्रेडल वीकली बिकता था करीब करीब 3,000 रुपये का। यानी कि 1500 की कॉल, 1700-1800 की पुट, इतना बिका करता था मैडम। कुछ भी बेच के चले जाओ, 1000 पॉइंट दूर की भी बेच के चले जाओ, सुबह आओ तो अकाउंट में पैसा मिलता था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम होता था। अब मैं जो लोग लॉस ले लिए, जो कह रहे हैं मैं 8 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई इस ऑप्शन के 5 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है 5 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले डेल्टा, लोगों को नहीं पता डेल्टा क्या है। चलो मैं कहता हूँ 5 मत जानो, डेल्टा को जानो और थीटा को तो जानो। भाई ये तो पता हो कि अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगी तो ये कितना चलने वाली है। तो मैडम अज्ञानता का तो कोई उत्तर ही नहीं है ना। और फिर मैं लोगों से कहता हूँ भाई अगर जुआ ही खेलना है तो गोवा जाओ, अपना कैसीनो में खेल के आओ, कम से कम फन और इन्जॉयमेंट तो मिलेगा। ये स्क्रीन के आगे करने में इतना स्ट्रेस लेने में क्या फ़ायदा है, क्या भला हो रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली बैक टेस्टिंग के बारे में, तो आप कैसे बैक टेस्ट करते हो? और एक इंसान जो है, जो जिसके पास ज़्यादातर हमारे पास सिर्फ लैपटॉप और फ़ोन होता है, तो जिसके पास सिर्फ लैपटॉप फ़ोन है, वो कैसे एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकता है? कहीं से भी निकाली उसने स्ट्रैटेजी। देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु आर गिविंग फ्री डेटा। एक साइट है tradingview.com, आप भी यूज़ करती होंगी, मैं भी करता हूँ, वो फ्री है, सबके लिए फ्री है। चार्ट उस पर बहुत बढ़िया चलता है। आप किसी भी ब्रोकर का अकाउंट यूज़ कर रही हैं, आजकल सारे ब्रोकर आपको चार्ट देते हैं, राइट। कई सालों के देते हैं। ठीक है जी। तो हमारे को चार्ट मिलना प्रॉब्लम नहीं है, हम ये नहीं कह रहे फ्री का वो करो। और मैडम अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है तो मेरी जानकारी और हम लोग सारे पेड वर्जन यूज़ करते हैं, इवन हम ट्रेडिंग व्यू भी पेड यूज़ करते हैं। मेरी जानकारी में मैडम कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका कि सब्सक्रिप्शन 3-4 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा महंगा हो। अब अगर मान लो मैंने 5 ले भी लिए तो 20,000 रुपये मैंने खर्च किए, ठीक है, और मैं उससे कितना पैसा लॉस का बचा रहा हूँ, लाखों रुपए। तो मेरा कहना ये है कि 10-20 हज़ार आपने सॉफ्टवेयर पे खर्च कर दिए, कोई महंगे नहीं है। नहीं तो फ्री की कैसे बैक टेस्टिंग होती है मैं वो भी बताता हूँ। मैं फ्री में ही करता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा फ्री में होता है उतना सॉफ्टवेयर से नहीं हो सकता। ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मैं एक कोई स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ चार्ट बेस, जिसमें मैं ये करता हूँ कि जब भी RSI 80 के ऊपर होती है मैं बैंक निफ्टी को बेचता हूँ। ये एक स्ट्रेटजी बन गई मेरी, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। या जब भी डेली में बैंक निफ्टी VWAP के नीचे जाती है मैं ऊपर की कॉल्स बेचता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। आप चार्ट पे लगाइए, आपको कई महीनों की, सालों की देख सकते हैं। अब आपको ये देखना है, अब आपके पास ऑप्शन का चार्ट नहीं होता, तो जब भी वो VWAP के नीचे जाता है, आप मान के चलिए कि अगर आपने ATM कॉल बेची है, भाई यही आप कर सकते हो ना, बैक टेस्टिंग तो ऐसे ही होती है। तो कितने पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको मिले, मान लीजिए आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, तो आपके पास एक डेटा आ गया कि मेरे ऑप्शन में 50 पॉइंट 40 पॉइंट मुझे मिले होंगे। यू हैव गॉट दिस डेटा पॉइंट, एक मिल गया अपने को। अब क्या ये बहुत डिफिकल्ट है कि चार्ट पे VWAP लगाऊं और पिछले 1 साल का मैं देखूं कि कितने पॉइंट वहाँ से मिले, और यदि VWAP के ऊपर 100 पॉइंट चली जाती है तो मेरा SL कट गया।
50 पॉइंट का ही मैंने एसएल डाल दिया, 50 पॉइंट का मैंने टारगेट डाल दिया। इज इट रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? अब लोगों को क्या चाहिए कि दीपक सर ही रोज मुझे मैसेज कर दें कि भाई बाय कर लो, सेल कर लो। ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को पका पकाया चाहिए, और वो पका पकाए के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। इतनी आसान स्ट्रेटजीज हैं सारंग कि यदि कोई आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करे, ही कैन मेक मनी। बाजार में देखिए, अब मैं एक उदाहरण ऐसे देता हूँ कि आपका वजन होगा 50-60 किलो, मेरा वजन है 150 किलो। अब मेरे को 50 किलो कम करना है तो मेरे पास है तो मैं कम कर सकता हूँ, आपके पास है ही नहीं, आप कहाँ से कम करेंगे? तो बाजार के पास इतना पैसा है कि मुझे जितना चाहिए मेरी भूख बाजार मिटा सकता है। राइट। लेकिन बाजार कहता है भाई पढ़ लिख के सीख के आओ, ले जाओ पैसा। फ्री में तो देखो कहीं कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए आप मेहनत करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, लर्निंग पे पैसा खर्च करिए, स्किल्स पे पैसा खर्च करिए, सीखने की कोशिश करिए। दूसरा, मैं सबको यहाँ एक हिदायत देना चाहूँगा, भाई यूट्यूब का ज्ञान मत लेना, क्योंकि फ्री का ज्ञान फ्री ही होता है, और उसका तो फ्री का ज्ञान है, आपके पैसे लग रहे हैं। आपके पैसे लग रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके बुक से सीखें। बुक्स एक बहुत अच्छा सोर्स है फॉर इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का। हम भी बुक से ही सीख के आगे बढ़ते हैं। इतना सा बच्चा इतना हो जाता है, वो भी बुक्स पढ़ के ही होता है। आपको, और 100% आप सोचें कि बुक में जो लिखा है वो सही नहीं है, आप ज्ञान लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको और बताता हूँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी मैं बात कर सकता हूँ, हम किसी से ये पूछ लें कि सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली इंडिकेटर है क्या। आरएसआई क्या है, लोगों को ये नहीं पता है। लोगों को ईएमए जैसा बेसिक इंडिकेटर ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। बॉलिंजर बैंड प्राइस का इंडिकेटर है, वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है, लोगों को ये नहीं पता है। तो भाई थोड़ा सा पढ़ लो। आप अपना हार्ड एंड पैसा लगा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए आप लोगों ने खो दिए, और आपको यही नहीं पता कि अगला आदमी काम क्या कर रहा है। ये एक चीज़ मैं हमेशा देखती हूँ कि अगर हम किसी को लोन पे भी पैसा देते हैं ना, तो हम उससे पहले पूछते हैं कि भाई तू ये पैसा कहाँ लगाएगा, कि इंटरेस्ट मेरा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। एग्जैक्टली। और जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, और हम बिना सोचे ही लगा देते हैं, यस, कुछ भी नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो ये तो फिर सारंग, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर रहे या बिजनेस नहीं कर रहे, आप जुआ सट्टा कर रहे हो, तो मैं गलत नहीं हूँ? गलत नहीं है। चलो सर, एक कमेंट आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे लोगों का यही कमेंट होगा कि इंडिया में आज के टाइम में मान लीजिए एवरेज कोई बंदा 30,000 रुपये कमाता है, तो वो 30,000 कमाने पे कैसे काम करे कि वो वेल्थ क्रिएट कर सके? ऐसा पॉसिबल है 30,000 की सैलरी से या नहीं है? मैडम, मुझे ये नहीं पता वो कितना कमाता है। वो हम उस पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हर आदमी यथानुसार कमाता है। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी सैलरी मेरे अपने, वही बात आ गई, देखो स्किल्स के हिसाब से होगी। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को हॉस्पिटल में कितने पैसे मिलेंगे। मैं इंजीनियर हूँ, लोकल से कॉलेज से हूँ, आईआईटी से हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से हूँ, विदेश से हूँ, मेरे को मेरे यथानुसार सैलरी मिलेगी। हम इस पे नहीं जाते कि वो बेचारा क्या कमाता है। अगर किसी के पास 10-20 लाख रुपए नगद उसके अकाउंट में नहीं है, तो उसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात समझना पड़ेगा आपको कि ये बहुत बड़े पैसे का गेम है, छोटे पैसे का ये गेम नहीं है। आप कितना कमाते हैं ये हम उस पर ही छोड़ देते हैं। मेरा कहना ये है कि दिस इज़ देखिए, अब दो चीज़ें हैं। आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग के लिए बड़ी कैपिटल चाहिए, छोटी कैपिटल वालों का ये काम नहीं है। सेबी भी यही कह रहा है कि 93% लोग लॉस में हैं, और जो लोग लॉस में हैं, यदि आप उनकी परसेंटेज देखेंगे तो वो क्या है, 1 लाख 2 लाख तक के जो लोग हैं वो अधिकांश हैं। फिर उसके बाद कम कम वाले आगे आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं 93% को 100% मान लेता हूँ कि 100% लोग जो ये लॉस में 93 हैं, इनका मैंने ग्रुप बना दिया। अब ये 100% में से 50 से 60% लोग वो हैं जो 2 से 2.5 लाख रुपए लॉस में हैं। 20% वो हैं जो 5 से 10 लाख के लॉस में हैं, और बाकी के ऊपर के लोग हैं जो ज़्यादा लॉस में। ठीक है, तो अधिकांश लोग क्या है जो छोटे पैसे से करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग इज प्योर
ऑप्शन बाइंग इज प्योरली ए गेम ऑफ मोमेंटम। राइट। अब मोमेंटम का अक्षर मतलब इस अक्षर का मतलब भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि मोमेंटम क्या है। जब आपके ट्रेड में मोमेंटम होगा तो आप पैसा बनाएंगे, मोमेंटम नहीं है तो वो डिके से आपका लॉस आ जाएगा। राइट। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अब समझने वाली बात क्या है कि मैं क्या इतना परफेक्ट हूँ कि मोमेंटम को कैच कर सकूँ। इफ़ यस देन आई कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग। अगर नहीं है तो मुझे फिर फ्यूचर में आ जाना चाहिए। अब फ्यूचर में आना चाहिए तो 2.5 लाख रुपए तो मार्जिन लग जाए, ये नहीं उसका। और मैं ये मान के चलूँ कि 1-2 लाख रुपए मुझे M2M भी देना पड़ सकता है। इसका मतलब कि 5 लाख रुपए में मैं एक लॉट करने को तैयार हूँ। ये 99% लोग तैयार नहीं है। नहीं है तो भाई फिर लॉस लेते रहो, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। देन वी हैव नो चॉइस। मैं ना लोगों को बता सकता हूँ कि भाई ऐसे करोगे तो मुनाफा आएगा। मैं किसी के घर जाके उसकी उंगली नहीं दबा सकता। राइट। राइट। आई कैन जस्ट एजुकेट पीपल बाय टेलिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ आई हैव मेड मनी, हाउ। जो जितने भी कामयाब ट्रेडर हैं, आप क्या सोच रहे हो जितने ये बड़े बड़े ट्रेडर पैसा बना रहे हैं, ये क्या 40,000 से एक लॉट बैंक निफ्टी खरीदते हैं? वो क्या करते हैं 5 लाख रुपए से एक लॉट बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो सस्टेन करते हैं, फिर उसको वो एडजस्ट करते हैं। अब आपके पास पैसा ही थोड़ा है, ठीक है ना। आपने मान लो एक कॉल बेची, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपने 2.5 लाख का जुगाड़ करके कैसे तैसे एक कॉल बेच दी, राइट। अब मान लो आपके विपरीत चला गया, अब आपको सामने से उसको काउंटर करने के लिए पुट बेचनी है, आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जिनके पास छोटी पूंजी है उनके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। 20-25 लाख रुपए आजकल मिनिमम चाहिए, क्योंकि क्या है मार्केट में इतना ज़्यादा मूवमेंट है। आपको एडजस्टमेंट के लिए एक लेग खड़ी करनी है, दूसरी करनी है, फिर वो ऊपर गई, फिर नीचे गई, तो आपको उसके पास, अगर आपके पास उतने पर्याप्त धन नहीं है तो मैडम लॉस होना निश्चित है, पहली चीज़। दूसरा, स्किल सेट की कमी बहुत एक बड़ा एक वो है। तो अब हम स्किल सेट से पैसे पे आ गए हैं, तो मैं पैसे पे ज़्यादा बात करता हूँ। जिन लोगों के पास 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई सबसे पहले आप सिप शुरू कर दें म्यूचुअल फंड की, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिटर्न्स। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो मेरी तरह, आपकी तरह या किसी की तरह उसे लग नहीं रहा होता कि क्या खरीदना है, चलो लग रहा है। ही वर्क्स ऑन प्रॉपर सिस्टम, क्योंकि ही इज आंसरेबल टू हिज मैनेजमेंट, ही इज आंसरेबल टू सो मैनी पीपल। उसका लॉस आएगा तो उसकी रेपुटेशन रिस्क है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, बहुत सोच समझ के पूरी स्टडी करके, और उसके पास कम से कम 100-200 लोगों की टीम है जो उसे हर कंपनी के बारे में, हर इंडेक्स के बारे में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, क्या देश में सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, चार्ट पे क्या पोजीशन बन रही है, कहाँ लोग खड़े हैं, सब उसे पता है। क्योंकि ही इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि उसने 200 लोगों की टीम को हायर कर रखा है, तभी तो वो फंड हाउस चला रहा है, राइट। और वहाँ पे सोल डिसीज़न नहीं होता। कंपनी की पूरी एक प्रोफाइलिंग होती है कि आज मैं कहता हूँ, कोई कहता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कोई XYZ कंपनी खरीदनी है, तो प्रॉपर उसकी रिसर्च होगी, 5 साल की प्रोजेक्शन होगी, PE की स्टडी होगी, PEG की होगी, कितना लेना है, क्या देना है, कितना डेट है। हम लोग क्या करते हैं, 600 वाला 400 आ गया यार, बहुत अच्छा प्राइस है, ले लो। अरे वो 600 से 400 पे कौन बेच रहा है, तभी तो वो आया है। वो फंड हाउस बेच रहे हैं, आपके मेरे बेचने से थोड़ी 200 रुपये गिर जाएगा कोई स्टॉक। तो वो लोग निकल रहे हैं और हम सोच रहे हैं यहाँ वैल्यू है। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, छोटा पैसा है उसे दे दो, वो मैनेज करेगा, उसे मतलब फंड हाउस, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भरपूर स्किल है, 3 महीना 1 लॉट, 3 से 6 महीना 2 लॉट, 6 से 9 महीना 3 लॉट, 9 महीने अपने आप को दीजिए, अपने स्किल सेट को दीजिए, अपने माइंड को ट्यून होने दीजिए, फिर एक एक लॉट करके बढ़ाइए। पैसा बनेगा, क्योंकि ये मार्केट है, इसके पास है पैसा देने को। लेकिन बनेगा किसका, जो लोग स्किल सेट के साथ काम करेंगे। जो लोग बगैर सीखे करेंगे तो वो जुआ खेल रहे हैं। मैं उसको ट्रेडर ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ तुम लोग भैया कहीं कैसीनो में जाके खेलने की बजाय शेयर मार्केट को कैसीनो बना दिया आपने, बस यही फ़र्क है। बहुत बार ना हम पॉडकास्ट देखते हैं
और देख के भूल जाते हैं जब वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस पॉडकास्ट में जितने भी पॉइंट्स दीपक जी ने दिए हैं उसको हम पीडीएफ में लिख के और नीचे डाल रहे हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। जैसे ये वाला मेथड बताया कि 3 मंथ्स 1 लॉट, 3 मंथ्स 2 लॉट और फिर 3 मंथ्स 3 लॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब तक मैंने देखा आपने जितने भी एग्जांपल दिए ऑप्शन सेलिंग के दिए, तो आप ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हो, ऑप्शन बाइंग नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आते हैं वो स्टार्ट ही ऑप्शन बाइंग से करते हैं। देखिए क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑप्शन बने क्यों थे। ऑप्शन इज़ ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट। ये इसलिए बने थे कि जब बड़ा लॉस हो रहा हो तो आपके पास एक पुट नाम की चीज़ हेज के लिए होनी चाहिए, और जब ऊपर जा रहा है तो नीचे ना आ जाए तो कॉल होनी चाहिए, जो भी उसका मीनिंग है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि लोगों ने उसमें ही धंधा बनाना शुरू कर दिया कि भैया केवल कॉल खरीद लो, केवल पुट खरीद लो। दिस इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग। अब लोगों को एक चीज़ और समझनी चाहिए कि ऑप्शन का स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए एक अभी बाज़ार खड़ा है 60,000 पे बैंक निफ्टी की, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो मेरे सारे उदाहरण भी बैंक निफ्टी के हैं। 60,000 पे बैंक निफ्टी खड़ी है, उसकी कॉल की वैल्यू 200 है और पुट की वैल्यू 200 है। मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ। अब अगर बाजार 6 घंटे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर गया, 50 पॉइंट नीचे आया, 50 ऊपर गया, 50 नीचे आया, तो शाम को जाते जाते ये भी अपनी वैल्यू लूज़ कर देगी, यानी कॉल भी और पुट भी। क्यों लूज़ करेगी? क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसको थीटा बोलते हैं। एट दी मनी का तो पूरा थीटा ही थीटा होता है। अब ये लोग शायद टेक्निकल बात हो गई, थोड़ी सी ना समझ पाएँ, लेकिन दोस्तों ये समझना पड़ेगा। मैं इसका एक बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ कि एक चिप्स का पैकेट आप लाए, उसमें नीचे जो चिप्स हैं वो हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, और जितनी हवा है वो हो गई थीटा। ये तो ख़त्म होएगी होएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपको मिलनी है। और जब एट दी मनी होती है तो उसमें चिप्स नहीं होते, वो सारा हवा हवा होती है, बस ये समझ लो। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर लोगों को ऑप्शन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, ऑप्शन की वर्किंग नहीं पता है, लोग क्या करते हैं जनरली जो लॉस लेते हैं, और मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि 100 रुपये की कोई ऑप्शन है मैं नहीं खरीदूंगा उसे। जब वो 200 आ जाएगी तब मैं सोचूंगा यार इसमें घुसो, तब तक वो अपना मोमेंटम लूज़ कर चुकी है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही 100 वाली चीज़, मतलब बैंक निफ्टी बढ़ेगी और हम कॉल की बात करें 100 से 200 आ जाएगी, अब वो वहाँ 5 मिनट खड़ी हो गई तो ये तो गिरना शुरू हो जाएगी। लोगों को लगता है यार 200 वाली 500 जाएगी, वो क्या करते हैं 160 पे भी खरीदे, 140 पे भी खरीदे, 120। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइंडसेट आ जाता है, क्योंकि सस्ती मिल रही है ना, वो क्या करते हैं 10 लॉट बाय कर लेंगे एवरेज में। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसके पास कम पैसा है, 4-5 लाख रुपए हैं, वो फ्यूचर में काम करे, क्योंकि दूसरा फ्यूचर वो खरीद ही नहीं पाएगा। राइट। कोई मुझे आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला जो बोलता हो कि मैंने 500 क्वांटिटी फ्यूचर की थी, लेकिन मेरे को कम से कम ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैंने 2000 कॉल खरीद रखी हैं। राइट। क्यों? क्योंकि वो सस्ती आती है, आप उस पर यू आर बार्गेनिंग मोर ऑन दैट। तो पोजीशन साइजिंग जिस दिन ये लोग सब समझ लेंगे, आप यकीन माने लॉस नाम की चीज़ स्टॉक मार्केट से उड़ जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि सस्ता है तो अच्छा है, ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, पर वो लॉस दे जाता है। एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सेकेंडली मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग प्रॉफिट में हैं, वो सारे लोग लॉस में हैं जो भी बायर है। भाई 7% लोग प्रॉफिट में भी है ना, ये तो सेबी का डेटा बोल ही रहा है ना। स्किल सेट में पोजीशन साइजिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं करता, लोग स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, अरे भाई स्ट्रेटजी का काम ही नहीं है। दूसरा लेवरेज, यानी कि ओवर पोजीशनिंग। आप सोच के देखो 2.5 लाख रुपए में हम एक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी 10x लेवरेज है, 8x लेवरेज है, उस पे भी हम और पैसे बचाने की कोशिश करते तो फिर तो मरना ही है ना। तो सर जिसके पास सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये हो, उसके लिए आप बता दीजिए सबसे। FD कराइए, हाँ। म्यूचुअल फंड सिप करिए, हाँ। और अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो अपनी पत्नी को खुश करिए, हर महीने उसे गोल्ड का कुछ दिला दीजिए, क्योंकि गोल्ड इन इटसेल्फ इज़ ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट।
इसके अलावा सरकारी बहुत सारी स्कीमें, NSC, PPF, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ डालिए। अगर मार्केट में ही लगाना है तो भाई किसी भी अच्छी कंपनी, 10,000 लगाने हैं ना, जो निफ्टी की टॉप 5 कंपनीज है उसमें आप पैसा डालते रहो। नहीं समझ आता, निफ्टी का ETF ले लो, कोई भी सिल्वर गोल्ड इनके भी ETF हैं वो ले लो। जो भी करो भाई ऐसा करो कि जिसका बेनिफिट हो, लॉस घर ना आ जाए। जुआ सट्टा मत करो। छोटे पैसे वाला जो आदमी है उसको तो वैसे ही दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि दिस गेम इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आप 10,000 लेके आए, आप सोच रहे हो मैं करोड़ों कमा लूँगा, कैसे संभव है? तो इसलिए इन्वेस्टिंग करे वो व्यक्ति। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट बता दिए, म्यूचुअल फंड है, ETF हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इनके ETF। मतलब अगर पत्नी को खुश करना है तो हर महीने सुनार की दुकान पे जाओ, कभी छोटी सी अंगूठी ले आओ, बिछुआ ले आओ, टॉप्स ले आओ, बट पत्नी भी खुश, आप भी खुश। इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर अभी चलो थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। अभी जोमेटो की जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है, वो टाटा मोटर्स से भी ऊपर जा चुकी है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये बता रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है अब इंडिया के अंदर चीज़ों का, या बस ये हवाबाजी है? सारंग जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और इस ऑडियंस से भी। ना मैं स्टॉक करता हूँ, हाँ। ना आज तक आपने मेरी इंस्टा या यूट्यूब पे कभी कोई स्टॉक के बारे में रील सुनी होगी। मेरे सिस्टम पे अगर आप अभी मेरा फ़ोन भी खोल लेंगी तो सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, फ्यूचर, ATM की कॉल और ATM की पुट। इसके अलावा मैं कहीं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। मैडम, मेरा ये कहना है और मेरा ऐसा मानना भी है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है जी, तो इंडेक्स में पैसा वो मेरा खप सकता है। मुझे स्टॉक्स पे नहीं जाना है। आई एम नॉट डूइंग इवन अ सिंगल स्टॉक फॉर लास्ट 6 ईयर्स, जब से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। एक स्टॉक था सुज़लॉन, जो अभी भी है। किसी समय में 1200 भी ट्रेड होता था। मैं 1200 पे घुसा, 1000 पे घुसा, 800 पे घुसा, 600 पे घुसा, कहाँ तक एवरेज करूँ? उसका तो कहीं बेस ही नहीं है। ऐसे ही एक स्टॉक होता था एडुकॉम, 16,000 रुपये का मैडम मैंने अपने हाथ से वो ट्रेड किया है। अब वो 16,000 वाला मैडम 50 पैसे पे आके BSE NSE ने कहा भाई इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, इसे निकालो। यूनिटेक 9,400 रुपये का एक सिंगल स्टॉक होता था। MMTC 1.5 लाख रुपए का स्टॉक होता था। मैडम सोच के देखिए, कोई 100% आप भगवान नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही स्टॉक हाथ आएंगे। आपने 10 स्टॉक लिए, उसमें से 2 तो बहुत अच्छे चल गए, 8 आपको ऐसा कोई हाथ लग गया। DHFL, लोग कसमें खाते थे कि अगला HDFC DHFL बनेगा होम लोन में। राइट। PC ज्वेलर कहाँ से कहाँ आ गया। ऐसे ही एक और था मैडम, V से नाम था, जो ATM लगाती थी कंपनी, वाइट ATM बोलते थे उसे, वरकरना या कुछ ऐसे था, मुझे नाम नहीं ध्यान है मैडम। 700-800 रुपये का ट्रेड होता था। किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, उसके बाद मैडम क्या था, किंगफिशर हो गया, जेट एयरवेज हो गया। एक और भी कंपनी थी जिसमें लोगों की वेल्थ ऐसी ख़त्म हुई है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए लोग साथ में। तो मैडम हम स्टॉक पे क्यों ट्रेड करें? स्टॉक कोई भी ज़ीरो हो सकता है। जब हम छोटे छोटे होते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं सुनता था, जब मैं इतना सा था, तो US की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, यानी बिल गेट्स। फिर उसके बाद थोड़े दिन को नोकिया बड़ी कंपनी बन गई, यानी कि नंबर 1 वाला 2 पे आ गया, यानी कि उसके स्टॉक वैल्यू गिरी होगी। उसके बाद थोड़े दिन को वॉरेन बफेट साहब का नाम ऊपर आ गया। फिर उसके बाद अमेज़ॉन ऊपर आ गया। फिर उसके बाद एप्पल आ गया। फिर एक उससे पहले, माइक्रोसॉफ्ट से भी पहले एक कंपनी थी कोडेक, KODAK, जो ये कैमरे की रील और कैमरेज बनाती थी। किसी टाइम में वो सबसे बड़ी कंपनी थी वहाँ की। फिर बीच में सिटी बैंक भी आ गया था। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाली सिटी बैंक भी एक कंपनी बन गई थी। तो मैडम कंपनियाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, और फिर पता लगा 20 में भी नहीं है। ऐसा होता रहेगा, ठीक है ना। आज मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा कोई कंपटीटर आ जाए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एशियन पेंट हैज़ बीन गिविंग अ मल्टी फोल्ड रिटर्न फॉर लास्ट 20-30 ईयर्स। राइट। अब बाजार में 2 नई कंपनी आ गई, उसकी सेल ड्रॉप हो गई। वो कंपनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर आ गया उसके साथ। राइट। जैसे एटीएम का आपने बताया, एटीएम अब काम ही नहीं कर काम रहा ही है। नहीं करते। आज कितने लोग एटीएम यूज़ करते हैं? हम्म, मेरे ख्याल से मुझे बैंक गए हुए 10 साल हो गए। मैं तो कोविड के बाद से तो आज तक मैं बैंक ही नहीं गया। सब काम फ़ोन पे ही हो जाता है, सब काम ऑनलाइन हो जाता है। मेरे को चेक लिखे हुए सिर्फ मैडम, अगर मैंने गाड़ी ली है उसका लोन लेना है तो वो कहता है जी 3 चेक दे दो। उसके अलावा मैडम मेरे पास तो चेकबुक कहाँ रखी है मुझे यही नहीं पता। सारा काम तो आज फ़ोन से हो जाता है, इतना आसान कर दिया सरकार ने। सर आप मुझे पर्सनली ये बताइए कि आपका कोई गोल है नंबर के इस नंबर पे मैं आऊँगा और मैं तब रिटायर हो जाऊँगा, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैडम मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक सिद्धांत बना रखा है। मैं पहले तो आपको बता दूं, और आपकी ऑडियंस को शायद मेरी कहानी पता है। मैं ना एक बिजनेस फैमिली से आता हूं, और बिजनेस फैमिली में मैं बिजनेस करता था। जब मैं 16 साल का था तब से मैं अपने पापा के साथ फैक्ट्री में बैठता था। तो बिजनेस का या नौकरी का एक सीधा सिद्धांत है। जो हमारा मैनेजर होता था हम उसे कहते थे भाई तुझे अब 1 टन माल रोज़ बनाना है। अगर हम 600 किलो बना रहे हैं तो हमने उसे टारगेट दे दिया 1 टन का। जैसे ही उसने वो 1 टन का अचीव किया, हमने उसको उसका इंसेंटिव दे दिया कि भैया आज से तेरे जो तनख्वाह 20,000 थी वो 25 हो गई, लेकिन अब तेरा टारगेट हो गया 1500 किलो का। ठीक है जी। अब जब मैंने अपने स्टाफ को टारगेट दे दिया तो मेरा टारगेट भी तो बढ़ गया कि मुझे ये माल बेचना भी है, रिकवरी भी करनी है, ये करना है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जिस आदमी ने अपनी ग्रोथ को स्टेगनेंट कर लिया, अपने सपनों को छोटा कर लिया और अपने गोल्स को फिक्स कर लिया, आप समझ लो उसका पतन उस दिन से शुरू हो गया, यानी कि डाउनफॉल शुरू हो गया। हम जो भी व्यक्ति ज़िंदगी में सेटिस्फाइड और कंटेंटेड हो गया, समझ लीजिए उसने अपने डाउनफॉल को इनवाइट कर लिया। क्योंकि 7% इन्फ्लेशन है तो मुझे उतना तो कमाना ही है हर महीने हर साल ज़्यादा, कि मैं उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊँ। और ये 7% तो सारंग कहने को है। अब हम यहाँ से 10 साल पीछे चलते हैं। अगर उस वक्त आपकी फैमिली का खर्चा 10,000 था तो क्या आज 7 गुणा करके कुल 150 का है? ये 15,000 का है। आज से 10 साल पहले, या 10 तो चलो थोड़ा कम हो गया, 15 साल पीछे चले जाते हैं। फैमिली में एक आदमी के पास मोबाइल होता था, फैमिली में एक आदमी के पास गाड़ी होती थी। फैमिली तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले में ही 10 गाड़ी होती थी। आज एक एक घर में 4-4 गाड़ी हैं। राइट। मेरे बाबा के टाइम में जब मेरे ग्रैंडफादर थे और मेरे पापा चाचा ताऊ सब लोग रहते थे, तो मैडम वो एक घर में पूरे 15 लोग रहते थे। वो घर थोड़ी था, जिला था पूरा। फिर वो 15 की शादियां हो गई तो लड़कियां जो थी वो चली गई, सबकी वाइफ्स आ गई, तो भी 15-20 मेंबर हो गए, बच्चे हो गए सबके। तो हमारे बाबा के घर में तो 24-25 लोग रहते थे। 25 लोगों में एक फ़ोन होता था, वो भी लैंडलाइन। हमारे 25 का तो था ही, उसमें पीपी भी चला करता था, यानी पास पड़ोस वालों का भी था। और आज आप देखिए घर में 4 लोग हैं तो 6 मोबाइल हैं आपके घर में। ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, ये सिर्फ मैं अपने दोस्तों को दूंगा। ये मेरा प्रोफेशनल मोबाइल है जो मैं अपने कामगारों को दूंगा। तो हम लोगों ने खर्चे मैनी फोल्ड्स बढ़ा लिए हैं, और ये आने वाले समय में बढ़ते ही रहेंगे। मेरे बाबा दिल्ली रहते थे तो वो आज तक हाथरस तक नहीं गए, और मेरा बच्चा कहता है पापा इस छुट्टियों में हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। तो भाई खर्चे का क्या हिसाब है? तो कोई गोल नहीं है, कमाए जाओ, मौज किए जाओ, प्रॉफिट की तरफ भागो, पॉजिटिव रहो लाइफ में। मैडम मैं स्टॉक मार्केट के अलावा पॉजिटिविटी पे बहुत बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कमाई जो है या आपकी ज़िंदगी के गोल आपकी सोच पे निर्भर करते हैं, ना कि आप क्या करते हैं उस पे निर्भर करते हैं। मतलब जो इंसान पॉजिटिव है वो कहीं पे भी जाए वहाँ पे सक्सेसफुल हो ही जाएगा। देखिए जी, सीधी सी बात है, पैसा खुद नहीं आता, पैसे के लिए पहले सोच बड़ी करनी पड़ती है। सोच के लिए हमें अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है कि भाई हम ये करेंगे और पैसा आएगा। अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता तो आज वो मजदूर जो बेचारा 800-1000 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है और ईंटें उठा रहा है, वो सबसे रिच होना चाहिए था। ठीक है ना?
तो मैडम ये ज़िंदगी के जो वो थॉट्स बने हुए हैं, इससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत कम यकीन करने वालों में से हूँ। अगर एस्ट्रोलॉजी, लोग कहते हैं ना नुकसान है, किस्मत ख़राब थी, आपने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी आज नुकसान हो गया, मम्मी क्या कहती है, चल बेटा कोई नहीं, बड़ा लॉस होने वाला था, कोई बड़ी आपदा विपदा आनी होने वाली थी, लाख रुपए में छूट गया तू। तो ये क्या है, ये हम अपनी चीज़ का ओनस किसी और पे डाल रहे हैं। जैसे अपन ने शुरू किया था, वाइफ है वो, मैंने उसे बताया, अरे कोई बात नहीं दीपक, आपने ही तो कमाया था, लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, फिर कमा लोगे। तो क्या है, हम लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। तो फिर अगर मैं खुद ही पॉजिटिव हो जाऊं तो मेरे को कहीं ढूंढना नहीं है। दूसरा, अक्सर ट्रेडर्स क्या करते हैं, अकेले बैठ के ट्रेड करते हैं, तो वो दैट इज़ ए कॉल फॉर डिप्रेशन। इसके लिए मैडम मैं एक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, नोएडा में और दिल्ली में, बॉम्बे में 50 जगह हम एक ट्रेडिंग के लिए बुल्स रूम बना रहे हैं। तो मैं एक बुल्स रूम बना रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ मिलके, वो दैट इज विल बी अ प्लेस ओनली फॉर ट्रेडर्स। वहाँ आओ, बैठो, आपस में बातचीत करो, खूब चार्ट्स को समझो, वहाँ एजुकेशन भी होगी, सब होगा, कोई एडवाइजरी नहीं, कोई टिप्स नहीं, वहाँ ट्रेड कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन आपस में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने ये महसूस किया कि जब मैं अकेले करता था तो मैं डिप्रेशन में आ जाता था, लॉस होता था, फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था। उसके लिए मैं ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने इंस्टा रील्स के थ्रू भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये बुल्स रूम जो है वो एक इनिशिएटिव है, इसमें हम लोग ट्रेडर्स जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, कमोडिटी वाले हैं और क्रिप्टो वाले हैं, सबको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा मैडम कि लोग जो है कि देखिए, माइंडसेट ही सारा गेम है। पैसा कमाना सिर्फ माइंडसेट का गेम है। आप कितनी बड़ी सोच रखते हैं, आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, ये प्रकृति, ये भगवान भी आपको उतना ही देता है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अपने स्किल सेट और माइंड को ट्यून करते जाना है। मैंने ये महसूस किया कि मैं 50 लोगों से स्ट्रेटेजी तो सीख के आया, लेकिन मेरा माइंड तैयार नहीं था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैडम ये जो दिमाग है ना, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप खुद एक ट्रेडर हैं, आपको पता होगा कि आपने ट्रेड लिया, आप घबरा गई तो आप लॉस में ही निकलेंगी। तो वो एक पिक्चर थी ना, 3 इडियट, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये अपने ऑल इज़ वेल क्या है, माइंड को ट्यून करना है। अपन पिक्चर तो देख आते हैं, लेकिन उसका जो सार होता है वो नहीं सीखते। उसमें एक और सार है, 3 इडियट। तो मैं कहता हूँ हर आदमी को कम से कम 25 दफ़ा देखनी चाहिए, क्योंकि मैडम उसमें हर जगह कुछ ना कुछ लर्निंग है। एक पिक्चर आई थी गुरु, वो हर जगह उसमें लर्निंग है। हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चरें देखते हैं, अरे उसका सार जिस दिन समझ लिया, उसमें 3 इडियट्स में मैं बताता हूँ एक और है, मतलब उसका सार ये था, उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे ध्यान नहीं है, कि अपने आप को, स्किल सेट को इतना तैयार करो, कामयाबी आपके झक मार के पीछे आएगी। मीन्स कि आप अपने आप को स्किल्स में ऊपर करिए, कामयाब तो आप हो ही जाओगे। सर इसी बात पे ना मैं आपसे आपकी 3 फेवरेट बुक ट्रेडिंग से रिलेटेड और 3 फेवरेट मूवी माइंडसेट से रिलेटेड जानना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस। मैडम देखो, बुक्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि जो बुक्स में लिखा है अगर वही सत्य होता तो 93% लोग लॉस में थोड़ी होते। लेकिन मैं बुक्स में क्या पढ़ता हूँ मैं वो बता देता हूँ। और बुक्स के अलावा आजकल तो मैडम हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पढ़ लीजिए। अगर मुझे समझना है कि RSI क्या होती है, तो मैं RSI का गूगल करूँगा, चैट GPT करूँगा, परप्लेक्सिटी करूँगा, ये सारे AI VI, और मैं समझूंगा कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। अक्सर लोग मेरे से कहते हैं, सर कोई एक ऐसा इंडिकेटर बता दो जो बाय सेल सिग्नल दे दे। अरे पहले आप समझो कि क्या, और मैं लोगों को एक चीज़ और कहता हूँ, कोई भी किसी का इंडिकेटर आप ले लो, चाहे RSI ले लो, सुपर ट्रेंड ले लो, EMA ले लो, स्कॉलेस्टिक ले लो, वो CCI क्या होता है, चैनल जो होता है वो ले लो। आप भी शायद कुछ यूज़ करती होंगे। आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करती हैं? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, चलो। तो कोई सा भी इंडिकेटर ले लो मैडम, अगर 2 कैंडल का हाई कट रहा है, सारे ही बाय देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिकेटर से बेटर कैंडल एक अपने आप में ही इंडिकेटर है। कैंडल भी तो इंडिकेटर ही है। ठीक है। दूसरा मैं क्या कहता हूँ, ये प्राइस एक्शन जो कैंडल की भाषा है, वो है गूंगों की भाषा। लेकिन आपको वो गूंगों की भाषा भी समझनी है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं आपको अपनी एक प्राइस एक्शन की PPT जो मैंने बताया है कि कैंडल स्टिक कैसे काम करती हैं,
और विक का क्या मतलब है, ऊपर विक है उसका क्या मतलब है, नीचे विक है उसका क्या मतलब है। अब ये लोग आप सोचिएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इसको चाहे 4 बार प्ले करके देखिएगा। दोस्तों, पिछली कैंडल छोटी है अगली बड़ी है उसका अलग मतलब है। इस बड़ी का लाल रंग है हरा रंग है इसका अलग मतलब है। पिछली बड़ी है अगली छोटी है उसका अलग मतलब है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये गूंगी जरूर है कैंडल, क्योंकि ये बोलती नहीं है, लेकिन ये इतना कुछ बोलती है अगर आपने समझ लिया। और मैं कुछ नाम बोल देता हूँ जो मैंने अभी बात करी है। विक ऊपर है, विक नीचे है, नीचे विक है लाल रंग है तो अलग मतलब है, ऊपर विक है हरा रंग है तो अलग मतलब है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, क्योंकि यही प्राइस एक्शन है। इनसाइड कैंडल बार, एनगल्फिंग कैंडल, और हायर हाइज हायर लोज, और एक वो क्या कहते हैं उसे, बॉक्स का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट्स ऑफ लेवल, 4 कैंडल का ब्रेकआउट, 10 कैंडल का ब्रेकआउट, NR7 NR5। ये दोस्तों समझ लोगे तो किसी इंडिकेटर की भी ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है। राइट। और जितने भी कामयाब ट्रेडर हैं, चाहे वो सारंग हो, मैं हूँ, या और जिसको भी आप देखते हो, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन समझना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में, एक घंटे में, एक साल में प्राइस एक्शन नहीं समझ पाता। इट रिक्वायर्स ए कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रीन। 3 मूवीज़ जो आपको देखनी है, Mindset एक के लिए। माइंडसेट के लिए, एक है आपको 3 इडियट्स। हाँ। उसमें देखिए हर सेंटेंस इज गिविंग यू अ लर्निंग। दूसरा है गुरु, जो अभिषेक बच्चन जी की मूवी थी, जो कि एक इंडिया के सबसे बड़े व्यापारी हैं उनके ऊपर बेस है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं जो कि अगर आप आदमी अपनी ज़िंदगी में अजमा ले, और वो उस पिक्चर में जो लर्निंग है मैं बता देता हूँ, क्योंकि लोग उसे दूसरे एंगल से देखेंगे, मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति इतनी बड़ी सोच रख के वहाँ तक पहुँच गया। और तीसरी मूवी इंग्लिश की है, हिंदी वर्जन भी कई जगह अवेलेबल है, वो है सीक्रेट। आप अपनी दिमाग की शक्ति से कैसे पहाड़ भी हिला सकते हैं, कोई आदमी ज़ीरो से कैसे अरबपति खरबपति बन सकता है। आपको उसके लिए बहुत भयंकर स्किल्स नहीं चाहिए, माइंडसेट चाहिए। आपका यदि माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या है, सबसे पहले अपना ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लोग क्या है, अरे यार भगवान ने जो किस्मत में लिखा है, भगवान ने किस्मत में लिखा होता तो फिर लोग कर्म क्यों करते। तो अपने फेलियर को ना किस्मत का नाम दें, ना कर्मों का नाम दें, अपने फेलियर को खुद का नाम दें कि मैंने ये गलती करी, मेरे साथ ये हुआ। पहले क्या होता था मैडम, जब मैं लॉस में था तो 3:30 बजे मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता था, पंकज क्या हुआ। वो कहता था मैं भी लॉस में हूँ। अरे मैं बड़ा खुश हो जाता था। फिर मैंने रामलाल को फ़ोन किया, रामलाल क्या हुआ। अरे मैं भी बहुत लॉस में हूँ। फिर मैंने हितेश को फ़ोन किया, हितेश क्या हुआ। अरे सर मैं भी लॉस में हूँ। चल भाई, 3 लोगों से मुझे वैलिडेशन मिल गया। अब मैं इतना खुश होकर घर जाता था, मैं अपनी बीवी मेरी पूछती थी भाई क्या हुआ, मैं कहता था आज सबका ही लॉस है, मेरा भी लॉस है। तो मैं क्या है, अपने फेलियर को कहीं वैलिडेशन ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मैं बेवकूफ़ ये भूल गया कि मेरा लॉस है तो कोई तो कमा के बैठा है, क्योंकि इट्स ए ज़ीरो सम गेम। मैं हार रहा हूँ तो कोई जीत रहा है। तो मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। जिस दिन मैंने अपने आप से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि वो 7% लोगों में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों 93% लोगों में फॉल करता हूँ, बस उसी दिन से ही मेरा जीतना शुरू है। और दोस्तों, माइंड पे काम करना शुरू करिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडर आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आप 7 साल 8 साल 10 साल 3 साल 2 साल से लॉस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में सब आता है आपको, सिर्फ आपका माइंड ट्यून नहीं है। माइंड पे काम करिए। लोग स्ट्रेटजी, लोग चार्ट, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अरे दिमाग से काम करो, पैसा इतना बन जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। और अगर आपको एक स्पेशल पॉडकास्ट चाहिए ना सिर्फ माइंड के ऊपर दीपक सर से, तो कमेंट करो माइंडसेट, और हम पक्का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड लेके आएंगे आपके लिए माइंडसेट के ऊपर। क्या कहते हो बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि मैं 3 चीज़ों पे बोलता हूँ। एक है माइंडसेट, एक है पॉजिटिविटी, एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पैसा कैसे आए,
ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जिसने ये तीनों चीज़ समझ ली, पैसा उसको मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले पॉडकास्ट के लिए। अब चलते हैं न्यू एज चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब तक न्यू ट्रेंड में नहीं रहेंगे, उसमें ध्यान नहीं देंगे, हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। न्यू एज ट्रेंड में आज के टाइम में क्रिप्टो सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो सर, आपका क्या ख्याल है क्रिप्टो के बारे में? क्या सोचते हैं आप? फ्यूचर है ये या नहीं है? देखिए, आज से 2 साल पहले तक आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट क्रिप्टो, लेकिन अब क्या है, इंडिया में लीगल हो गया है। FIU कंप्लाइंट एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे एक्सचेंज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वैलिडेटेड हैं कि हाँ ये सही हैं, ऑनेस्ट हैं, आप उनमें काम करिए, पहली चीज़। दूसरा, क्रिप्टो की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपके पास 2000 हैं, आप 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 500 हैं 500 कर सकते हो। लेकिन अपने स्टॉक मार्केट की तरह वहाँ भी कचरा भरा पड़ा है, यानी कि पेनी स्टॉक्स, पेनी कॉइन्स हैं वहाँ पे। ऐसे कॉइन हैं जो डेसिमल के बाद 5 0, 6 0, 8 0 के बाद उनकी वैल्यू है, यानी कि 0.00000198 ऐसे ऐसे स्टॉक्स, मीम कॉइन्स जो किसी कार्टून पे, किसी डॉग पे, किसी कैरेक्टर पे बने हुए हैं, उनसे दूर रहिए। और मेरा कहना ये है कि आप गूगल करिए, क्योंकि देखिए आज की तारीख में मेरे को कोई जानकारी चाहिए, मैं गूगल करता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता, क्योंकि आपकी जानकारी तो गलत हो सकती है। मैं अगर आज आप मेरे से पूछें कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, और मैं बोल दूँ 48 में हुआ था, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ ना। आप कैसे चेक करेंगी? आप क्या जानती हैं शास्त्री जी को? नहीं। मैं जानता हूँ शास्त्री जी को? नहीं। मैं कैसे करूँगा? मैं गूगल करूँगा। आज मुझे जानना हो कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे कब है, तो मेरे पास कोई बेटर चॉइस नहीं है देन टू आस्क गूगल। मुझे किसी ब्रोकर के बारे में पता करना है, गूगल करो। क्या टैक्स लगेगा? गूगल करो। लोग मेरे से, बहुत सारे लोग मुझे कई दफ़ा मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर मैंने इतना कमा लिया, कितना टैक्स लगेगा? अरे भाई, मेरे से मैं, और सबसे बड़ी मैं तो ये बात कहता हूँ, जो काम जिसका है उससे करोगे तो सबसे अच्छा है। ये काम मेरा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी गूगल करके ही बताऊँगा, आप भी गूगल कर लो, और नहीं तो अपने CA से पूछो। तो हम वापस आते हैं, क्या सब्जेक्ट सवाल था आपका? क्रिप्टो पे। तो आप गूगल कर लीजिए टॉप 5 कॉइन्स। अब लोग उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, कहते हैं कि भैया ये तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वो बढ़े हुए ही और बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, मेरा कहना ये है कि क्रिप्टो मैडम अभी तो शुरू हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो। अभी से पहले क्या था? डिसेंट्रलाइज था। अब सारी गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्सेप्टेंस ला रही हैं। US गवर्नमेंट, US ट्रेजरी क्रिप्टो कॉइन्स खरीद रहे हैं, जहाँ पहले वो गोल्ड को ट्रेजरी में रखते थे, अभी बिटकॉइन और इथेरियम पे वो बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम अपनी ही सिचुएशन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। आप बॉम्बे रहती हैं या गुड़गांव रहती हैं, मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे आपको 5000 रुपये भेजने हैं, तो क्या प्रोसेस था? मैं आपके लिए एक चेक लिखूंगा, वो चेक मैं स्पीड पोस्ट या कुरियर करूंगा, आपको 3 दिन बाद मिलेगा, आप उसे अपने बैंक में डालेंगी, वो 3 दिन बाद क्लियर होके आपके बैंक में आएगा, यानी 6 से 7 दिन का प्रोसेस था फॉर एनी पेमेंट। अब क्या प्रोसेस है? सारंग बोलो कैसे पैसे देने हैं? सर मैं QR कोड भेज रही हूँ, सारंग का QR कोड मैंने यूँ स्कैन किया, जब तक मेरा फ़ोन चालू है तब तक सारंग को पैसा मिल गया। ये क्या हुआ? इंटर कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर। अभी बैंक टू बैंक क्या हो रहा है? ब्लॉकचेन के थ्रू पैसा जा रहा है। पहले मुझे यहाँ से किसी को US पैसा भेजना होता था, क्या होता था, मैं बैंक में कम से कम अ बंडल ऑफ अराउंड 20 पेपर्स, जिसमें फेरा, फेमा, RBI, फॉर्म A1, कई सारे होते थे, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था तो मुझे पता है। फिर बिल ऑफ एंट्री, ये वो 50 नाटक होते थे, तो मैं अपने बैंक को एक पेपर दे के आता था। बैंक क्या करता था, यहाँ से पहले एक इंटरमीडिएटरी बैंक होता था, उसको पैसे भेजता था। मान लीजिए आप US रहती हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, अब मेरे को आपको पैसे भेजने हैं, तो मैं पहले बैंक में 20 पेज की एक अर्जी लगाता था, यानी एप्लीकेशन देता था।
मेरा बैंक आपके बैंक को डायरेक्ट पैसे नहीं देता था, क्योंकि कल को आपने ये कह दिया मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं कैसे कहूँगा कि हाँ जी पैसा मिला या नहीं मिला। तो बैंक क्या करता था, एक इंटरमीडिएटरी बैंक रखता था, ठीक है। अब मेरे बैंक ने उस इंटरमीडिएटरी बैंक को पैसा भेजा कि भाई तुम उसको भेज दो। ये इस प्रोसेस को कहते थे स्विफ्ट। फ्राइडे को मैंने पैसा दिया, अगले हफ्ते आपको पैसा मिलना है। मंडे को पैसा दिया तो 10 दिन बाद पैसा आपको मिलता था। तब तक मेरी जान अटकी पड़ी है, हाय पैसा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कहीं गलत नंबर तो नहीं डाल दिया, क्योंकि 20 पेज में मैं भी तो कहीं लिखने में गलती कर सकता था। राइट। तो वो पैसा कहीं अटक गया। फिर मैंने आपको $100 भेजे तो आपको मिलते थे 94, 95, बीच में इतना पैसा कट जाता था, 2-3-4%। हज़ारों डॉलर भेजता था तो 3% कट जाता था, और दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अब ये ब्लॉकचेन और ये सब जो टेक्नोलॉजी आ गई, इससे यहाँ पैसा भेजा वहाँ पैसा मिला। बैंक्स ने भी एक दिन का जो उनका 7-8 दिन का टैट था वो 1 या 2 दिन पे आ गया। आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैंक्स इंडिया में दे आर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नाउ, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी नाउ। तो उससे पैसे की ट्रांसफ़र आवागमन क्यों, एक सेफ है, दूसरा इजी है, खर्चा कम है। एक बैंक बीच में जो इन्वॉल्व होता था, अब आप सोचो आपने 100 रुपये पहले एक बैंक ए को दिए, फिर उसने दिए, तो वो भी तो अपना खर्चा लेगा ना, फ्री थोड़ी बैठा है वो। राइट। तो हमारा बैंक चार्जेस ही बहुत ज़्यादा होता था। अब सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं, एंड वी आर इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो। क्यों? अब तक क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज था, आज से 2 साल पहले तक। अब सारी गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज कर रही हैं। यूएस में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जैसे ब्लैक रॉक है तो उसमें एक फंड क्रिप्टो के लिए चालू हो गया, ईटीएफ चालू हो गए हैं। उनका जो पेंशन फंड था वो अब तक इसको एक वो मानता था कि इसमें तो लॉस बड़ा हो सकता है, लेकिन अब दे हैव ऑल्सो रियलाइज कि दिस कैन ऑल्सो बी ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। तो अब क्या है, अब मुझे नहीं लगता, फिर मैं कहूँगा उतना पैसा डालिए जितना आप ज़ीरो कर सकते हैं। क्रिप्टो में मैं खुद उतना ही डालता हूँ। मैंने जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें 5,000, 7,000, 10,000 जब मेरे पास होते हैं मैं डाल देता हूँ। वो कॉर्पस इतना बड़ा हो चुका है कि अब मुझे टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जिन रेटों पे मैंने ख़रीद रहा हूँ वो रेट तो ऑलरेडी 100% वहाँ से ऊपर है, ठीक है ना। तो इन और फिर भी मैं कहूँगा ये कॉइन अभी भी महंगे नहीं हैं। मैं कॉइन्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप टॉप 5 कॉइन, टॉप 6 कॉइन, टॉप 10 कॉइन कर लीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। सिप फॉर्मेट में करिए, जैसे अपन म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं ऐसे आप बिटकॉइन में कर दीजिए, ऐसे आप और जो कॉइन्स हैं उनमें कर दीजिए, ऐसे आप किसी भी करेंसी में कर दीजिए। छोटा छोटा पैसा, ये छोटा छोटा कब बड़ा हो जाएगा अपने को तो पता ही नहीं ना, बूंद बूंद करके सागर बनना है अपने को तो। दिस इज़ वन। सेकेंड, जिस तरह से एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, और आज आप कल्चर देखिए। आज मेरा बेटा 17-18 साल का है, मेरी बिटिया 20 साल की है। उन दोनों को पता ही नहीं है बैंक में जाके चेक कैसे भरते हैं, डिपॉजिट स्लिप कैसे करते हैं, क्योंकि वो तो जेनजी हैं। उनका तो कल्चर और सोचने का तरीका ही अलग है। उन्हें तो लगता है बैंकिंग हमेशा से क्यूआर कोड से ही होती थी। उन्हें तो लगता है ये पैसे अगर किसी को भेजने हैं तो ऐसे ही भेजे जाते हैं। उन्होंने कहाँ वो डिपॉजिट स्लिप, चेक, स्टेटमेंट। आज आपको स्टेटमेंट लेना है, यूं बटन दबाया, यूं आपकी ईमेल पे स्टेटमेंट आ गया। मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब आप एक लड़के को पहले भेजते थे, मेरे ऑफिस का रनर जाता था, वो एक मैनेजर को चिट्ठी लिखता था, मैनेजर उसे अप्रूव करता था, मेरे खाते से 125 रुपये कटते थे, तो मुझे एक दिन का बैंक का ठन 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 वो ऐसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से वो निकाल के देता था, ठीक है। अगर कहीं वो मेरे से खो गया तो फिर मुझे वही रिक्वेस्ट करनी। अरे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। आज बैंकिंग ऐसे हो गई है बिल्कुल ईजी। तो मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट को, क्योंकि जब से मोदी जी आए तब से डिजिटलाइजेशन हो गया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सारंग, जो कि मुझे नहीं पता कि वैल्यू ऐड करेगा या नहीं। दोस्तों, आप जिस देश में रहते हो सिर्फ उसकी अच्छाई और अच्छी बातें करना सीखो। आप लोग ये सोचो प्रोसेस कितने ईजी हुए हैं पिछले 10-12 साल में। आज आप कैश लेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने पैसे आप 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरे को वो दिन भी ध्यान है,
मुझे अगर कैश चाहिए होता था मैं एटीएम जाता था। पिछले 5 साल से एटीएम मशीन कहाँ कहाँ लगी है मुझे तो पता ही नहीं। और मेरे आसपास में मुझे ध्यान है कि पहले अगर नोएडा में 100 एटीएम मशीन होती थी तो आज 20 ही रह गई, क्योंकि लोगों का यूज़ ही कम होता जा रहा है। किसी को पहले पैसे देने होते थे, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, 7 से 10 दिन का प्रोसेस होता था और जान अटकी रहती थी कि भाई ये देगा या मेरे साथ धोखा होगा। और चेक देने के बाद तो सबसे बड़ी बात, चेक बाउंस ना हो जाए। राइट। तो ईज ऑफ प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। और उन लोगों को मैं निहायती बेवकूफ़ बताता हूँ जो लोग देश की अच्छाई नहीं देख पा रहे। आप अपनी रोड्स को देखिए, आप अपने यूपीआई प्रोसेस को देखिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने को जो भी डेवलप कंट्री से वो करते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ वहाँ की जनसंख्या गिन लो और केवल अपने यूपी और दिल्ली की गिन लो, तो अपने तो स्टेट भी कंट्रियों से ज़्यादा हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, देश आगे बढ़ना देश आगे बढ़ना चाहिए। और देश हम और आप हैं लोग, देश सरकारें भी हैं, लेकिन आप और हमसे देश बनता है। और दूसरी एक बात और सारंग मैं कहना चाहूँगा, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं वहाँ से यहाँ से इधर से उधर से कि अपना देश में क्या है। भाई वहाँ टैक्स की चोरी कोई नहीं करता, वहाँ फ्रीबीज किसी को नहीं मिलते। आज आप विदेश चले जाओ, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, आज आपके घर में एक बाई आती है ना, वो 3,000 4,000 में सुबह पोछा, शाम पोछा, बर्तन भांडे ये सब कर जाती है। वहाँ आप एक अफोर्ड करके देखो, 4,000 6,000 10,000 डॉलर भी कमाओगे तो एक क्या कहते हैं, माली को नहीं अफोर्ड कर सकते, ड्राइवर नहीं अफोर्ड कर सकते। वहाँ 80% जनता लोग अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती है क्योंकि वो लोग गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोग इतनी लग्जरी में रह रहे हैं, नया मोबाइल आया नहीं और हमने लिया नहीं, वहाँ पे लोग 6-6 साल मोबाइल यूज़ करते हैं, दे डोंट चेंज, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं बचते उनके जेब में। तो कहना बहुत आसान है, हम लोग इंडिया में राजा की तरह रह रहे हैं। पॉजिटिविटी से सोचना तो शुरू करो। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था। कहाँ हमने लॉस से स्टार्ट किया, कहाँ हम माइंडसेट पे आए, और फिर अब हमने इंडिया की डेवलपमेंट और क्रिप्टो पे अपना पॉडकास्ट ख़त्म किया। बहुत इंफॉर्मेटिव। मैं बार बार आपके साथ बैठना चाहूँगी और ऐसी ही नॉलेज आप साझा करते रहिए हमारे साथ। माय प्लेजर सारंग, एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आपने ये नया पॉडकास्ट शुरू किया है और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा और अपनी ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सारंग को मैं पर्सनली भी जानता हूँ पहले से, शी इज़ मेकिंग अ वेरी गुड कंटेंट। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको अच्छा ही मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।